पैथोमाइमेटिक्स। सर्वप्रथम सिंपैथोमाइमेटिक्स किसे कहा जाता है? सिंपैथोमाइमेटिक्स वे ड्रग्स होते हैं जिनका एक्शन सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन के समान सदृश होते हैं, वे सिंपैथोमाइमेटिक कहलाते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक का दूसरा भी नाम है, इसे एड्रेनर्जिक एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य जो मेन ड्रग्स हैं वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, इसलिए इन्हें एड्रेनर्जिक एजेंट भी कहा जाता है। इसका क्लासिफिकेशन दो आधार पर किया जा सकता है, पहला क्लिनिकल यूज के आधार पर और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर। क्लिनिकल यूज के आधार पर इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला है एंटी एस्थेमेटिक। एंटी एस्थेमेटिक जैसे यहाँ शो किया गया है, जिसके अंतर्गत है साल्बिटामोल, एफेड्रिन, आइसोप्रिनोलिन। दूसरा नेजल डिकंजेशन, जो नेजल कॉन्जेशन, रिनाइटिस, कोल्ड, ये सब नेजल डिकंजेसेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसमें जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, प्रोफाइल, हेक्साट्रिन, ये सब ड्रग यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एजेंट, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं, वो प्रेशर एजेंट कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो ड्रग्स नॉर एड्रेनलिन, फिनाइलएल्फेरिन, और लास्ट है क्लिनिकल यूज के आधार पर लास्ट है ब्रेन स्टिमुलेंट, जो डायरेक्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, सीनस को स्टिमुलेट करते हैं, एम्फेटामिन और एफेड्रिन। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर समझने से पहले ये हमें जानना है कि इस सिंपैथोमाइमेटिक चैप्टर टॉपिक में दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। यानी इसके अंतर्गत जो मुख्य ड्रग हैं उनका एक्शन रिसेप्टर मेडिएटेड होता है, तो इसके आधार पर जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। अल्फा में भी अल्फा 1, अल्फा 2 और भी हैं, बीटा में बीटा 1, बीटा 2, तो ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो पहला इसमें डायरेक्ट एक्टिंग, जैसा कि इसका नाम है डायरेक्ट एक्टिंग, यानी जो भी ड्रग का एक्शन होगा वो बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के द्वारा होगा, जो कि रिसेप्टर मेडिएटेड होगा। तो डायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत पहला जो है स्पेसिफिक अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी जो डायरेक्ट अल्फा रिसेप्टर से संयुक्त होकर अपना एक्शन उत्पन्न करते हैं, इसका एग्जांपल है नॉर एड्रेनलिन। दूसरा है स्पेसिफिक बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो बीटा विशेष रूप से बीटा रिसेप्टर पर संयुक्त होकर अपना एक्शन प्रदर्शित करते हैं, इसका एग्जांपल है आइसोप्रिनोलिन। और तीसरा मिक्स्ड का मतलब ये अल्फा रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन भी कुछ होंगे और कुछ बीटा मेडिएटेड एक्शन भी होंगे, तो इसलिए इसको मिक्स के अंतर्गत रखा गया है, और इसका एग्जांपल है एड्रेनलिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग, जैसा कि इसका नाम है इनडायरेक्ट, यानी इनका अपना जो ड्रग इसके इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत आते हैं, इनका अपना प्रभाव नहीं है, बल्कि ये जब बॉडी के अंदर दिए जाते हैं तो बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन के सिक्रीशन को, इनके रिलीज को बढ़ाकर वो अपना एक्शन उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका नाम इनडायरेक्ट एक्टिंग रखा गया है। तो इसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंतर्गत पहला है ड्रग दैट रिलीज द ट्रांसमीटर। तो हम सभी जानते हैं कि नॉर एड्रेनलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है, तो जो भी ट्रांसमीटर को रिलीज करता है अपने स्थान से, अपनी जगह से, तो वो उसका एग्जांपल है एफेड्रिन। दूसरा है अपटेक ब्लॉकर। अपटेक ब्लॉकर को समझने के लिए अपटेक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अपटेक 1 और अपटेक 2। अपटेक 1 को न्यूरोनल अपटेक भी कहा जाता है और अपटेक 2 को एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक कहा जाता है। अपटेक
मैकेनिज्म का मतलब है कि यदि एड्रेनलिन या नॉट एड्रेनलिन का सिक्रीशन और रिलीज बॉडी के अंदर हो जाता है तो उसे उसके एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए जो व्यवस्था होती है वो अपटेक मैकेनिज्म कहा जाता है। तो अगर उसका एक्शन टर्मिनेट न्यूरोनल लेवल पर ही हो जाता है, पुनः उसका रिलीज हुआ और पुनः उसको अपने ओरिजिन मूल स्थान पर वापस लौटा लिया जाता है, तो अपटेक 1 कहा जाता है। और अपटेक 2 का मतलब है कि वो रिलीज हो गया, वो ब्लड के द्वारा सर्कुलेट हो चुका पूरे बॉडी में, तो इसलिए इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूरोनल अपटेक। तो इसका फिर एक्शन टर्मिनेट होता है जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि लीवर द्वारा, स्प्लीन द्वारा, तो वहाँ वहाँ उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है और उनका एक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। तो ये 2 मैकेनिज्म है। तो यहाँ जो है अपटेक ब्लॉकर है, यानी जो इनका एक्शन जो टर्मिनेट किया जाता है, अगर हम इस अपटेक मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देंगे तो इनकी सांद्रता निर्धारित इफेक्टिव कंसंट्रेशन निर्धारित जगह पर मौजूद रहेगा, तो इसलिए ये कहा जाता है अपटेक ब्लॉकर। तो इसका एग्जांपल है अपटेक 1 का है कोकेन और अपटेक 2 का है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तीसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग में है MAO इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है पारगाइलिन, और दूसरा है COMT इनहिबिटर, पायरोगैलोल इसका एग्जाम्पल है। तो ये जानना इस चैप्टर में अति आवश्यक है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का मेटाबॉलिज्म जो है 2 एंजाइम सिस्टम द्वारा होता है संपन्न। एक एंजाइम है MAO मोनो अमीन ऑक्सीडेज, MAO द्वारा, यानी MA द्वारा ये हाइड्रोलाइज किया जाता है और इनका एक्शन टर्मिनेट होता है। दूसरा है COMT कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, तो ये इसका एक्शन हो गया। अब चूंकि इस चैप्टर के अंतर्गत रिसेप्टर महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे एक्शन रिसेप्टर मेडिएटेड होता है, इसलिए जो है रिसेप्टर के बारे में जानकारी, कौन सा रिसेप्टर कहाँ होता है वो जानना जरूरी है। तो पहले हम ये टेबल में देखें अल्फा रिसेप्टर का है, जो अल्फा रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन है वो ही सारे शो किया, बीटा रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन है वो ये शो किया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा रिसेप्टर जो है वो वेसो कंस्ट्रक्शन काउज करता है, जबकि बीटा रिसेप्टर जो है वो वेसो डायलेटेशन काउज करता है, यानी दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के यहाँ एंटागोनिस्ट है। इसी प्रकार अल्फा रिसेप्टर हार्ट में जो है कार्डियो इनहिबिशन काउज करता है, जबकि बीटा रिसेप्टर जो हार्ट के कार्डियक परफॉर्मेंस को स्टिमुलेट करता है, यानी कार्डियक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। इसी तरह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेरस में अगर अल्फा रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन होगा तो यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर बीटा रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन होगा तो यूटेराइन रिलैक्सेशन होगा। इसी प्रकार अल्फा रिसेप्टर के द्वारा जो है माइडियसिस यानी पीपुल डायलेट करता है, तो इस प्रक्रिया को माइडियसिस कहा जाता है। यहाँ रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होने के कारण पीपल जो है डायलेट करता है, तो ये प्रक्रिया माइडियसिस होता है, तो ये अल्फा मेडिएटेड एक्शन है। उसी प्रकार रिस्पायरेटरी सिस्टम में बीटा रिसेप्टर होते हैं जो ब्रोंकियल रिलैक्सेशन कॉज करेंगे, और बीटा रिसेप्टर जो मेटाबॉलिज्म है उस केस में ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। उसी प्रकार से लाइपोलिसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन, तो ये 2 मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, तो इस तरह से ये रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सिस्टम पर इसका क्या एक्शन होता है, सब
प्रथम मुख्य है सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मुख्य रूप से जो प्रीडोमिनेंटली जो बीटा रिसेप्टर होता है और इसका हार्ट पर एक्शन दो बड़ा महत्वपूर्ण एक्शन है। पॉजिटिव आयनोट्रोपिक, आयनोट्रोपिक का मतलब होता है जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने को हम एक मेडिकल टर्म में आयनोट्रोपिक, तो हम या तो आयनोट्रोपिक लिखें या अगर ये वर्ड याद नहीं है तो हम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना भी पॉजिटिव आयनोट्रोपिक हुआ। उसी प्रकार पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, हार्ट रेट बढ़ना जो है पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहलाता है। तो हार्ट पर ये दो महत्वपूर्ण इफेक्ट होता है। हार्ट पर विभिन्न ड्रग का एक्शन को तुलनात्मक अध्ययन द्वारा इस चार्ट द्वारा समझा जा सकता है बहुत आसानी से। इसमें एड्रेनलिन का है, नॉरएड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन का है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हार्ट रेट जो है एड्रेनलिन जो है 2+, यानी प्लस का मतलब इंक्रीज होना, माइनस का मतलब डिक्रीज होना, तो 2+ हो रहा है। नॉरएड्रेनलिन के केस में हार्ट रेट पर कोई प्रभाव नहीं है या हार्ट रेट को कम कर रहा है। यहाँ आइसोप्रेनलिन के केस में 3+ है, यानी एड्रेनलिन की तुलना में ये ज़्यादा जो है हार्ट रेट बढ़ा रहा है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अगर देखें तो यहाँ एड्रेनलिन के केस में 3+ है, यहाँ नॉरएड्रेनलिन के केस में नो चेंज है और आइसोप्रेनलिन के केस में 3+ है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट एड्रेनलिन के केस में 3+ है, जबकि नॉरएड्रेनलिन के केस में कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसमें कोई एक्शन नहीं होता है कार्डियक आउटपुट में, और आइसोप्रेनलिन में 3+ है। अब आते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एड्रेनलिन के केस में 3+ है, नॉरएड्रेनलिन के केस में भी 3+ है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों द्वारा बराबर मात्रा में बढ़ता है, लेकिन आइसोप्रेनलिन के केस में जो है 1+। और डायस्टोलिक एड्रेनलिन के केस में कोई परिवर्तन नहीं है, इसके केस में जो है नॉरएड्रेनलिन के केस में 2+ है और इसमें निगेटिव है, तो डिक्रीज होता है। तो यहाँ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ देखेंगे अगर कोई पेशेंट मान लिया जाए कि ब्लड प्रेशर अचानक घट जाता है, हाइपोटेंशन की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर नॉर्मलाइज करना होगा, तो उस कंडीशन में इन तीनों ड्रग में सबसे सुटेबल कौन होगा? सबसे सुटेबल वही ड्रग को स्पेसिफिक माना जाता है जिसका जिस एक्शन के लिए हम प्रयोग करते हैं केवल वही एक्शन उत्पन्न करे और एक्शन नहीं हो तो वो ड्रग ज़्यादा सेफ और सुरक्षित माना जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉरएड्रेनलिन के केस में हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट पर कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर हमें हाइपोटेंशन के पेशेंट को अगर इन दोनों के तुलना में एड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन की तुलना में नॉरएड्रेनलिन देना ज़्यादा श्रेष्ठकर उचित होगा, क्योंकि यहाँ इसका स्पेसिफिक एक्शन जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर है, यानी दोनों अगर घटा हुआ है तो उसको बढ़ाकर नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये सबसे सेफ और सुरक्षित ड्रग है। तो ये सीवीएस के अंतर्गत इसका प्रभाव हुआ। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ब्रोंकियल मसल्स होते हैं वो एक स्मूथ मसल है और उसमें इस चैप्टर के ड्रग जो हैं वो रिलैक्सेशन कॉज करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जो कि एक डिजायरेबल प्रभाव है, जिसकी के इसके कारण, इस प्रभाव के कारण ही जो है अस्थमा इस सब केस में जो है इस चैप्टर के ड्रग का प्रयोग जो है चिकित्सीय प्रयोग किया जाता है। यूटेरस में देखें एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन जो है यूटेरस में जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है नॉर्मल यूटेरस, लेकिन यूटेरस के कंडीशन, अगर यूटेरस प्रेगनेंसी का अवस्था है तो उसमें एक्शन को जो थोड़ा समझना पड़ेगा कि पहला जो ट्राइमेस्टर है यानी 3 और 3 6 महीने तक का जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का, उसके बाद 3 महीने यानी 6 महीने, तो 2 ट्राइमेस्टर का मतलब 6 महीने, प्रेगनेंसी 6 महीने तक अगर है तो उसमें अगर एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन का इफेक्ट जो होगा वो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगा। अच्छा, क्यों कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करेगा? क्योंकि उसमें जो है अल्फा एडेनो रिसेप्टर एक्शन होने की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, जबकि लास्ट ट्राइमेस्टर यानी 7वां 8वां 9वां महीना,
तो लास्ट ट्राइमेस्टर कहा जाएगा। तो उस कंडीशन में यूटेरस में जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स होगा और ये एक्शन जो है वो बीटा एडिनो रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन होता है, माने बीटा रिसेप्टर की वजह से जो है रिलैक्सेशन का होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मिक्स एक्शन है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट हम जीआईटी ट्रैक के बारे में देखें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर क्या प्रभाव होता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में दोनों प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा दोनों प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, लेकिन जो भी सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं वो जीआईटी ट्रैक के मसल जो स्मूथ मसल है उसमें रिलैक्सेशन कॉज करते हैं और जिसके कारण जो है टोन और मोटिलिटी जो है वो कम होता है, घटता है। तो ये याद रखने की बात है। यूरिनरी ब्लडर पर क्या प्रभाव होता है, तो हम सभी जानते हैं कि यूरिनरी ब्लडर में यूरिन जमा होता है, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है और वो उसमें जो डिट्रेसर मसल है, तो अगर एक इस चैप्टर के ड्रग जो डिट्रेसर मसल में रिलैक्सेशन उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो एस्फिंक्टर्स होता है, एस्फिंक्टर्स जो होता है वो इसके ओपनिंग जो होता है, माउथ जो होता है वो एस्फिंक्टर द्वारा गाइडेड होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो जब अगर एस्फिंक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो इसका जो ब्लडर का माउथ होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये दोनों अवस्था जो है अपोजिट हो गया, ये माउथ भी बंद हो गया और डिट्रेसर मसल में भी रिलैक्स कॉज कर रहा है, तो यहाँ पर यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए ये अनडिजायरेबल इफेक्ट हुआ और इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ यूरिन जो है वो रिटेंशन हो जाएगा, यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, मिक्सचुरेशन क्रिया जो है नॉर्मल वो स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये एक्शन था। आई पर इसका क्या एक्शन होता है ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो आई पर जो एक्शन होता है माइडेसिस होता है। माइडेसिस का मतलब सीधे है रेडियल मसल जो होते हैं, रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो है प्यूपिल जो है डायलेट होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि एट्रोपिन भी पीपल को डायलेट करता है, माइडेसिस एक्शन होता है, लेकिन यहाँ इन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि एट्रोपिन जो है लाइट रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर देता है, तो इसलिए कहा जाता है लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स एट्रोपिन के केस में। और एट्रोपिन के केस में एक और एक्शन होता है लॉस ऑफ एकोमोडेशन, जिसको साइक्लोप्लेजिया कहा जाता है, यानी व्यक्ति विशेष जो है नज़दीक के वस्तु को नहीं देख पाएगा, तो इसमें एकोमोडेशन का लॉस होता है। लेकिन यहाँ माइडेसिस तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन न तो लाइट रिफ्लेक्स का लॉस हो रहा है और न तो एकोमोडेशन जो है वो पैरालाइज हो रहा है। तो ये जो एक्शन जो है एट्रोपिन की तुलना में, ये एक्शन जो है यहाँ वो उसके तुलना में अच्छा सुपीरियर ये ड्रग है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक प्रभाव क्या होता है। मेटाबॉलिक प्रभाव एड्रेनलिन जो है हाइपरग्लाइसेमिया उत्पन्न करता है। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा लीवर द्वारा, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ जाएगा और हाइपोकैलेमिया यानी पोटासियम आयन की कमी हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। तो ये मेटाबॉलिक प्रभाव हुआ। सीएनएस प्रभाव में बस एक चीज ध्यान देना है कि जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है वो केमिकली जो है कैटाकोल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कैटाकोलामिन। तो जो भी ड्रग जिसमें कैटाकोलामिन स्ट्रक्चर होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB का मतलब हुआ बी से ब्लड, दूसरा बी से ब्रेन और तीसरा से बैरियर। तो ये बैरियर कोई नहीं पार कर पाता है, नहीं क्रॉस कर पाता है। तो जब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की पहुंच ब्रेन तक नहीं होगा, सीएनएस तक नहीं होगा, इसलिए उस पर इसका कोई प्रभाव भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दे आर डिवाइड ऑफ सीएनएस एक्शन, सीएनएस एक्शन नहीं होता है। अब इसका क्या क्या एड्रेनलिन और एड्रेनलिन का जो है थेरेपेटिक एप्लीकेशन, थेरेपेटिक यूज हो, चिकित्सीय उपयोग क्या क्या होता है। तो पहले चीज़ है ब्रोंकियल अस्थमा, दूसरा है कार्डियक सिनकोप। कार्डियक सिनकोप का मतलब होता है कि अगर अचानक हार्ट में जो है ब्लड सप्लाई की कमी हो जाती है तो कार्डियक सिनकोप कहलाता है।
तो उस केस में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है एड्रेनालिन का। नेक्स्ट है एज लोकल हीमोस्टेटिक टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग रक्त का स्राव अगर टिप के सॉकेट से हो रहा है और खास करके डेंटिस्ट द्वारा अगर जब दाढ़ उखाड़ते हैं तो उस समय अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक शॉक। एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक शॉक के मैनेजमेंट के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इस चैप्टर के ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है काउंटर एक्ट ओवरडोज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के ओवरडोज को काउंटर एक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ा कि मेटाबॉलिक प्रभाव में कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जो है हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करते हैं, ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, और इंसुलिन जो है ग्लूकोज लेवल घटाता है। तो इस तरह से जो है एंटागोनिस्टिक प्रभाव होने के कारण इंसुलिन के ओवरडोज को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है एज ए नेजल डिकंजेशन, मतलब नेजल कॉन्जेशन, विभिन्न प्रकार के जो कॉन्जेशन होता है तो उसमें जो है इसका एज ए नेजल डिकंजेशन नेजल ड्रॉप के रूप में, इनलेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और लास्ट है प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ प्रोकेन, लोकल एनेस्थेटिक है। तो अगर इसमें इस सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन प्रभाव रखने की वजह से अगर इसके साथ मिलाकर देते हैं तो प्रोकेन यानी लोकल एनेस्थेटिक का प्रभाव जो है वो अधिक होता है। तो ये इसका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन हुआ। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट अगर सबक्यूटेनियस अगर हम देते हैं तो उसमें ट्रीमर उत्पन्न हो सकता है, और अगर आईवी रूट से अगर हम तेजी के साथ अगर इस ड्रिप को चढ़ाते हैं, नॉर एड्रेनालिन हुआ, एड्रेनालिन हुआ, इसके ड्रिप को अगर चढ़ाते हैं तो इसके वजह से बीपी इंक्रीज कर सकता है, और बीपी इंक्रीज करने की वजह से सेरेब्रल यानी ब्रेन के अंदर हेमरेज, ब्लीडिंग हो सकता है और पैरालिसिस हो सकता है। कंट्राइंडिकेशन के मतलब होता है जो कंडीशन दिया हुआ है, इन कंडीशन में सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का प्रयोग जो है वर्जित होगा, मतलब भूल कर भी इस चैप्टर के ड्रग का प्रयोग निम्नलिखित केस में नहीं किया जा सकता है। जैसे हाइपरटेंशन हुआ तो खुद हाइपरटेंशन है और ये खुद जो है फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो इसलिए कंट्राइंडिकेशन होगा इसका। एंजीना हुआ, थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ, या पेशेंट अगर जो है MAO इनहिबिटर ले रहे हैं तो यहाँ MAO इनहिबिटर लिया जा रहा है और इसमें अगर ये ड्रग दिया जाएगा तो दोनों एक दूसरे के विपरीत एक्शन वाले हैं, इसलिए ओवरऑल एक्शन जो है नील रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसलिए कंट्राइंडिकेशन ये है। उस ड्रग का शॉर्ट में एक्शन देखें, जैसे साल्बिटामोल है, बहुत महत्वपूर्ण ड्रग है और ख़ास करके इसके जो है बीटा-2 एडेनो रिसेप्टर स्टिमुलेंट है। तो बीटा-2 रिसेप्टर विशेष रूप से ये स्पेसिफिक जो रिस्पिरेटरी ट्रैक में होने की वजह से ये पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर है, और जिसके वजह से जो है केवल स्पेसिफिक ब्रोंकोडायलेटर एक्शन, हार्ट पर एक्शन नहीं होने की वजह से जो है इसका प्रयोग जो है वो एस्थमेटिक अटैक में इनहेलेशन के रूप में किया जाता है। अगर इसे सबक्यूटेनियस दिया जाए तो ट्रिमर की घटना हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरा ड्रग है टर्ब्यूटालिन, तो ये भी साल्बिटामोल की तरह ही जो है स्पेसिफिक बीटा-2 एडेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यानी बीटा-2 रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करेगा और जिसके कारण इसका एक्शन भी साल्बिटामोल की तरह ही होता है। एफेड्रिन, जैसा कि हम क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, एफेड्रिन इनडायरेक्ट एक्टिंग में है और MAO इनहिबिटर है, तो इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित केस में किया जाता है। एफेड्रिन का चिकित्सीय उपयोग जो है निम्नलिखित केस में किया जाता है। एस्थमा के केस में किया जा सकता है, माइडियासिस माने पीपल को डायलेट करने के लिए, कफ के केस में नार्कोलेप्सी का मतलब है कि अगर आलसपन, झपकी आ रहा है तो उस केस में, नेजल कॉन्जेशन में जिसको कि नेजल डिकंजेशन कहा जाता है, तो नेजल कॉन्जेशन की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। रिनाइटिस है तो उसमें, और नॉक्चुरल यूरिनेशन, अगर कोई बच्चे
खास करके रात्रि में उनको पेशाब त्यागने की प्रवृत्ति बेड पर होता है, तो उसको बोला जाता है नॉक्चुरल यूरिनेशन। तो इसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है फिनाइल एफेरिन। फिनाइल एफेरिन जो है एक पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट है, और इसलिए खास करके इसका प्रयोग स्पेसिफिक रूप से इसका प्रयोग कार्डियक शॉक में सबक्यूटेनियस या आईएम रूट इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा दिया जाता है इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। और लास्ट ड्रग है जाइलोमेटाजोलिन। ये जो है डिकंजेसेंट के रूप में तो नेजल ड्रॉप इसका आता है, और खास करके नेजल में अगर कॉन्जेशन की स्थिति होती है, रिनाइटिस है, कॉन्जेशन की स्थिति है, तो उसमें इसका प्रयोग एज ए नेजल डिकंजेसेंट किया जाता है। इस तरह दिस इज ऑल अबाउट और सिंपैथोमाइमेटिक। थैंक यू।